हाय ऑल, वेलकम टू द इंडियन मार्केट रिसर्च वीकेंड अपडेट। वीकेंड अपडेट में हम क्या देखते हैं? हम निफ्टी का और मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके बाद हम फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह का डेटा देखते हैं। अगर आप एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं तो इस वीडियो में आपको ये समझ में आता है कि भाई निफ्टी पे करंट स्ट्रक्चर क्या है, क्या पोजीशनिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रेंड कैसा है, कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और ओकेजनली अगर कोई अच्छी स्टोरी होती है तो हम उसको भी डिटेल में कवर करते हैं। जैसे इस बार हम आईटीसी को कवर कर रहे हैं। आईटीसी 10% से ज्यादा, 15% से ज्यादा करेक्ट हो गया है। तो रीजन क्या है करेक्ट होने का? और बड़ा स्टॉक है, निफ्टी फिफ्टी हैवी वेट है, क्या ऐसा रीजन रहा कि एक निफ्टी फिफ्टी हैवी वेट 10-15% करेक्ट हो गया है? तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा इस वीक का वीकेंड अपडेट। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस से। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टीज वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे हम दो चैनल मॉनिटर कर रहे हैं। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई जोन के यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद लेकिन ये ब्रेकडाउन एक वापस कन्वर्ट हुआ इसमें, और इंडेक्स इस चैनल के अंदर आने की पूरी कोशिश की और अंदर आ गया सक्सेसफुली। उसके बाद हमने ये चैनल भी ड्रॉ किया था जिसका ब्रेकआउट हमें करीब 13 अक्टूबर की वीकली कैंडल की क्लोजिंग पे देखने को मिला। वहां हमने डिसाइड किया कि भाई जब तक ये 25,400 का लो ब्रीच नहीं हो जाता ये वाला, तब तक इस चैनल में मार्केट बना रह सकता है और हायर साइड में मोमेंटम बना रह सकता है फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आप वीकली चार्ट को क्लोजली देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल इमर्ज हुई है which has significantly engulfed these two highs, this high। तो लगभग तीन हाई के ऊपर तो मार्केट क्लोज हुआ है, विच इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस। ये वीकनेस का साइन नहीं होता है अनलेस कुछ और हो जाए मार्केट में जिसको हम एंटिसिपेट करके नहीं चल रहे हैं। दूसरी बात, ये 26,277 का प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर हाईएस्ट क्लोजिंग आई है, अब उसके पहले कभी नहीं आई है। सो इसको मैं डेली चार्ट में डिटेल में दिखाऊंगा। तो वीकली चार्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर बुलिश है और लगभग लगभग अभी 25,400 का ही क्रूशियल सपोर्ट है, यहीं से ट्रेंड ब्रेक होगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। नाउ लेट्स स्विच टू डेली चार्ट। डेली चार्ट पे देखें तो हमने लास्ट वीक भी ये डिस्कस किया था कि लगभग 35 सेशन से ना मार्केट ना तो इस हाई को निकाल रहा है ना इस लो को निकाल रहा है, और इसी की रेंज में लगभग एक महीने इंडेक्स यहाँ कंसोलिडेट किया है। 50 EMA से बार बार बाइंग आ रही थी सपोर्टिव, और उसके बाद 26,250 के रेंज से बार बार सेलिंग आ रही थी। तो हमारा व्यू सिंपल था कि जब तक यहाँ पे या तो एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक आप साइडवेज रहिए और उसके बाद आप डायरेक्शनल प्लान कर सकते हैं। जैसा कि आप ये साइड देख रहे हैं कि यहाँ सीरीज ऑफ हायर लो भी दिख रहे हैं। ये लो यहाँ पे ये हायर लो बना है, ये भी हायर लो बना है। तो अब प्राइस एक्शन देख के ही समझ में आ रहा है कि जब तक ये लो ब्रीच नहीं होगा, ये लो ब्रीच नहीं होगा, ये वाला लो, ये वाला 25,800 का, तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश रह सकता है। तो यहाँ पे डिप बेस्ड बाइंग भी इमर्ज हो सकती है अनलेस इंडेक्स 50% ये इस लेवल को वापस ब्रीच कर दे और यहाँ पे ये लेवल टेस्ट हो जाए। तब तक कोई बेरिश स्ट्रक्चर प्लान करने का जरूरत नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इमर्ज हुई है, लेट्स सी कि मार्केट आगे क्या करता है। वेदर इसका अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो 26,500 तक के लेवल भी टेस्ट किए जा सकते हैं। अब इंडेक्स का ब्रेड्थ भी देख लेते हैं। ब्रेड्थ में हम क्या मॉनिटर करते हैं कि निफ्टी के कितने स्टॉक्स उनके 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जैसा कि डेटा में देख रहे हैं, ये रीडिंग अभी 60% है। लास्ट वीक से हम जब हम मॉनिटर कर रहे हैं तो 50% के थ्रेशोल्ड के पास काफी फाइट हुआ है यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स में। हमारा मॉनिटर करने का मकसद क्या होता है? व्हाट वी वांट टू मॉनिटर इज बेसिकली अगर 50% का थ्रेशोल्ड ब्रीच नहीं हो रहा है, दैट मींस 50% ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स ये एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, मार्केट को ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई यहाँ से डाउन साइड रिस्क मिनिमम है, कैप्ड है। अगर ये वीक होता है ब्रेड, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ब्रेड ओवरऑल वीक हो रहा है और यहाँ से डाउन साइड रिस्क बढ़ जाती है। बट अगर ये सस्टेन करता है तो मतलब यहाँ से मार्केट की डाउन साइड रिस्क कम है। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्शंस के डेटा पे। ऑप्शंस का डेटा जनवरी का है, जनवरी 31 का एक्सपायरी। यहाँ ये हम मॉनिटर क्यों करते हैं? मॉनिटर ये करते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशनल और रिटेल पोजिशनिंग किन की लेवल्स पे सिग्निफिकेंट है। अगर ग्रीन बार देखेंगे तो ये पुट राइटर्स होते हैं, रेड बार देखेंगे तो ये कॉल राइटर होते हैं। व्हाट बेसिकली मींस इज रेड बार मतलब रेजिस्टेंस, ग्रीन बार मतलब सपोर्ट। अगर इस डेटा को स्क्रीन पे देखेंगे तो अभी देख के समझ में आ रहा है कि ऑप्शंस मार्केट से ये इंडिकेशन है कि 26,000 का लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज है, और ये शुरुआत से है और ये और बढ़ता जा रहा है। 60 लाख का करीब का ओआई यहाँ पे डेवलप हुआ है। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट के इतने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। व्हाट दिस मींस इज बेसिकली मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग 26,000 का वो जोन, 25,800 तक का वो जोन टू एक्ट एज ए इमीडिएट क्रूशियल सपोर्ट फॉर द जनवरी सीरीज एज वेल। जब तक ये डेटा में चेंजेस नहीं होते, वी विल ऑल्सो मॉनिटर कि भाई ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और डिप बेस बाइंग इमर्ज हो सकती है। ओके, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मेरा इस वीक का टेक अवे क्या है? टेक अवे बेसिकली मेरी इस वीक की और नेक्स्ट फ्यू वीक्स की पोजीशनिंग क्या रहती है मार्केट में, ये उसको दिखाता है।
है। अगर मैंने थोड़ा-सा आप देखेंगे तो टेक अवे में चेंजेस किए हैं। अभी मेरे को लगता है मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा बुलिश हो गया है, डिप बेस्ड बाइंग इमर्ज हो सकती है, अनलेस ये ब्रेकआउट फेल्ड ब्रेकआउट हो या ब्रेकआउट फेलियर हो जाए, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, वो बात अलग है। मैं यहाँ पे अभी चार्ट को देख के और डेटा को देख के बात कर रहा हूँ कि भाई अभी ऐसा लगता है कि जो 36 सेशन से कंसोलिडेशन चला आ रहा था, पूरा दिसंबर जो चला है, उसका एक अपसाइड में ब्रेकआउट मिला है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग मिली है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है, तो ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर इन फेवर ऑफ द बुलिश मूव। अब ऐसे में अब यहाँ पे ये देखना होगा कि ये ना सिर्फ 36 सेशन का ब्रेकआउट है, लास्ट सितंबर में जो ऑल टाइम हाई लगाया था उसका भी ब्रेकआउट है, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मूव में भी कन्वर्ट हो सकता है, अनलेस 25,800 का जोन या 25,700 का जोन ब्रेक डाउन हो जाए, तो बात अलग होगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स के डेटा पे मूव करें तो ये पूरा मैंने लगभग पूरा 2025 का डेटा प्लॉट किया है। तो 2025 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैश मार्केट में, जो शेयर मार्केट इक्विटी मार्केट में है, इसमें कैश मार्केट का डेटा इन्वॉल्व है, प्राइमरी मार्केट का इन्वॉल्व नहीं है। कैश मार्केट में लगभग लगभग 3 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है इस साल, मतलब पूरा एब्जॉर्ब किया है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, जो कि म्यूचुअल फंड मनी है उन्होंने। आप जैसे कि येलो बार्स देख रहे हैं, दैट इज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ये लगातार कंसेक्यूटिव सेकंड ईयर है जब एफआईआईज ने 3 लाख करोड़ की बिकवाली करी है, विच टेक्स द टोटल काउंट टू 6 लाख करोड़ इन द 2 years, विच मीन्स क्या फॉरेन मनी इंडिया पे सेलेक्टिवली बुलिश है या सिर्फ प्राइमरी मार्केट में ही बुलिश है, जहां पे वो एक एग्जिट मिल जाती है आईपीओ रूट वगैरह सबसे थ्रू। तो ये देखना भी जरूरी हो गया, क्या डोमेस्टिक मनी इज ओनली दी एग्जिट लिक्विडिटी, और यहाँ पे जब तक एफआईआईज रिटर्न नहीं होते तब तक क्या पोजीशनिंग रह सकती है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा देखें तो कैश मार्केट में उनका सेलिंग एक्टिविटी जारी है, सो दे आर सेलिंग कॉन्स्टेंटली इन द कैश मार्केट एंड डोमेस्टिक फंड उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स सी कि इनका इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग किया है। इंडेक्स फ्यूचर्स मतलब जो हम डेटा शॉर्ट टर्म के लिए भी मॉनिटर करते हैं कि भाई अगर किसी ने 90% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, इस बार जनवरी सीरीज भी इन लोगों ने 90% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में शुरू करी, बट लेकिन जैसे ही शुरू करी वहां से एक शार्प रिकवरी, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली है, क्योंकि ये सीरीज शुरू ही इतनी बड़ी थ्रेशोल्ड पे हुई थी 91% पे। तो यानी कि अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है यहाँ पे गवर्नमेंट से बजट में, यहाँ पे तो बजट तो खैर फरवरी में है, बट उससे पहले भी अगर कोई न्यूज आ जाती है या रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं बैंकिंग वगैरह के, अभी Q3 के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो इसमें ये देखना होगा कि यहाँ पे एक शार्प शॉर्ट कवरिंग होगी जिससे इंडेक्स हायर चला जाएगा। प्रोबेबली दिस माइट बी द केस अराउंड दिस लेवल, जहां पे हमें 26,200 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, क्योंकि हिस्टोरिकल लो पे जब भी पोजीशनिंग हो जाती है तो वहां पे दोनों तरफ रिस्क होती है कि अगर इंडेक्स फ्यूचर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट किए हुए हैं तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली भी हो सकती है। मूविंग ऑन टू द सेक्टोरल एनालिसिस, इसमें हम क्या देखते हैं, हमने ये डेटा प्लॉट किया था जब Q3 स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1 अक्टूबर से हम ये मॉनिटर कर रहे थे कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन सिंपल होता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी हैं या हम कोई इन्वेस्टिंग थीम्स देख रहे हैं, सेक्टोरल थीम्स देख रहे हैं इन्वेस्ट करने के, चाहे वो म्यूचुअल फंड का रूट हो, चाहे वो स्टॉक्स का रूट हो, या किसी के कहने पे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या कोई हमें सजेस्ट कर रहा है, तो वो कौन से पैकेज पॉकेट्स हैं जहां पे हमें ये इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक, ऑटो और निफ्टी सीएनएक्स फाइनेंस, इन सब सेक्टर्स ने Q3 में आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेदर दे कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म निफ्टी और नॉट, वेदर दे बे मतलब ये ऑब्वियसली लीडर्स थे, तो ये लीडर आगे जाते हैं कि यार देयर विल बी सम न्यू लीडर्स विच विल बी इमर्जिंग। तो ऐसे में अगर आपने इन पॉकेट्स में काम किया है, जो रेगुलर मेरे साथ अक्टूबर से ही जुड़े हुए हैं, अगर इन पॉकेट्स में काम किया है तो लगभग 10% से ऊपर का बेस अजम्पशन लेके चल सकते हैं कि आपको एक सेक्टोरल फंड में भी मिला होगा, बिकॉज इन्होंने सेक्टोरली आउट परफॉर्म किया है। अब मैंने ये डेटा प्लॉट कर दिया है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द Q4, यानी कि जनवरी 1 से हम वो मॉनिटर करेंगे कि Q4 की स्टार्टिंग से कौन से वो सेक्टर हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। अभी देखेंगे तो इट्स टू अर्ली टू अभी कंक्लूड, बट एनर्जी एंड रियल स्टेट और पीएसयू बैंक्स और मेटल, इन सब एनर्जी और रियल स्टेट एक नए पैकेज पॉकेट्स आए हैं जो कि बेसिकली आउट परफॉर्म करना शुरू किए हैं निफ्टी को। बाकी ब्रॉडली सारे ही इंडेक्स अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 और 2 वीक्स, फोर्टनाइट में ये कैसा डेटा मैच्योर होता है एंड हाउ द प्रोसीडिंग्स गो, बिकॉज इसका भी हमें एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए नाउ डिस्कस करते हैं आईटीसी के बारे में। स्टॉक ने एक 52 वीक लो लगाया है और ये निफ्टी 50 का हैवी वेट स्टॉक है एफएमसीजी पैक का, और ऐसा कोई मामूली स्टॉक नहीं, दिस इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक। तो देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। मार्केट जीएसटी जो रैशनलाइजेशन हुआ उसके बाद मार्केट एक बेस अजम्पशन के हिसाब से चल रहा था कि भाई 28% जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगेगा, एंड उसके हिसाब से प्राइस ऑन धीरे 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 वो प्राइस हाइक करेंगे और जो कि वो मार्केट पार्टिसिपेंट को पास ऑन कर देंगे।
यहाँ पे दो कीवर्ड आने वाले हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड एक रिटेल सेलिंग प्राइस। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब बेसिकली ये होता है वो प्राइस जो जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर चार्ज करती है। अब ये मैं पहले क्यों चालू कर रहा हूँ, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको लिए मैंने एक स्लाइड बनाया, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। इसको ऐसे समझना होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटर को सिगरेट पैक देता है 100 रुपए का, और उसमें अगर वो उसको 140 रुपए में बेचता है, तो जो टैक्स भरना पड़ेगा, जीएसटी जो कैलकुलेट होगा वो 100 रुपए के बेस वैल्यू पे होगा, ना कि 140 पे होगा। तो इसके हिसाब से जो टैक्स इंपैक्ट आना था लगभग 4 रुपीज से 4.3, अपर रेंज 4.3 था। वो धीरे धीरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और कंपनी ग्रेजुअल प्राइस हाइक्स और ये लेके वो सेट ऑफ करा जा सकता था। ये मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा था ऑफ द 28% आफ्टर जीएसटी रैशनलाइजेशन। नाउ कमिंग बैक टू हुआ क्या बेसिकली, जीएसटी का जो हाइक आया वो 40% का आया, जो कि 28% से भी ज्यादा था। उसके बाद ना ये ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब उस पे नहीं आया जो जिस पे डिस्ट्रीब्यूटर माल बेचता है, वो आया रिटेल प्राइस, रिटेल सेलिंग प्राइस, यानी कि एमआरपी पे। इसका मतलब ये कि अब टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो 100 रुपए की जगह 140 रुपए पे होगा। जो मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि भाई 100 रुपए अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास है और 140 में वो बेच रहा है, तो नाउ द टैक्स विल नॉट, जीएसटी विल नॉट बी कैलकुलेटेड एट द 100 का बेस, इट विल बी कैलकुलेटेड एट द 140। तो बेस 40 रुपए से इंक्रीज हो गया, विच ऑटोमेटिकली जो एक एक सिगरेट का प्राइस को उन्होंने 4.4 से 6 रुपए की रेंज में बढ़ा दिया है। सो बेसिकली दिस ट्रांसलेट इनटू ओवर 40% हाइक इन द प्रीमियम, मतलब जो सिगरेट की प्राइसिंग पे। इसका डायरेक्ट इफेक्ट मेरे को ऐसा लगता है प्राइसिंग और फ्लेक्सिबिलिटी पे होगा और वॉल्यूम पे भी होगा, और इतना आसान नहीं होगा कंपनीज के लिए जल्दी से एकदम ये प्राइस ऑन कर देना। तो इससे अर्निंग विजिबिलिटी भी वीक होगी, और इसी वजह से स्टॉक में आपने देखा होगा एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब इसमें देखते हैं कि जो ये इम्पैक्ट है ये और भी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज सिर्फ 40% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है सिगरेट वैसे तो आईटीसी का, लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 80% से भी ज्यादा है। दिस मीन्स कि इट्स अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। जो लग अगर एक सिगरेट के ऊपर 6 रुपए का टैक्स लगा दिया जाएगा, तो इस हिसाब से जो ब्रोकरेजेस है, जो मेन ब्रोकरेजेस है, उनका ये व्यू है कि इससे नियर टर्म वॉल्यूम पे इंपैक्ट आ सकता है, विच विल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टू सम सॉर्ट ऑफ अर्निंग्स अंटिल एफएमसीजी भी पिकअप कर सकता है, बट अर्निंग्स पे थोड़ा शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, और जो इनका कोर बिजनेस स्ट्रेंथ था उस पर एक इंपैक्ट आएगा कॉशियसली। बट अगेन इसमें ये देखना होगा कि 350 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और स्टॉक 10 to 15% करेक्ट कर चुका है। यहां से हो सकता है बजट के पहले इतना कुछ अभी डाउन साइड रिस्क कैप्ड हो। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेगमेंट, हम गोल्ड के एनालिसिस से शुरू करते हैं। ये मेरा गोल्ड का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे देखेंगे तो अभी एक इनसाइड बार बन रहा है। बेसिकली दिस मींस कि इस मंथ का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गोल्ड के लिए फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ रैली। इफ यू मूव टू द वीकली चार्ट पे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब ये कि अगर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग इसके लो के नीचे होती है तो वो पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, देन वी कैन सी बेसिकली गोल्ड टेस्टिंग दिस लेवल 3800 का हो जाएगा, बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, या बेसिकली देयर इज अ सेइंग इन द मार्केट, या तो टॉप पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ती है या बॉटम पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ती है। यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए लमसम इन्वेस्टमेंट्स को अभी भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है तो इसको छोड़ दीजिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसआईपी बेस्ड मॉडल अभी भी वर्क करेंगे, बट लमसम के लिए वेट करें, एक पुल बैक का वेट करें, उसके बाद एनालिसिस किया जा सकता है वेयर टू रीप्लान और लाइक समथिंग इनिशिएट लमसम इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को बहुत टाइम से कवर नहीं किया है, क्योंकि बहुत टाइम से इसने कुछ किया भी नहीं है जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का चार्ज हुआ है। तो दिस वाज अनएक्सपेक्टेड लाइन कि क्रूड अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे भी है और सबके नीचे है, और इसीलिए आप एनर्जी प्राइसेस वगैरह को देखेंगे तो काफी अच्छा, मतलब इसमें लुक्रेटिव है इन द सेंस कि जो एनर्जी स्टॉक्स वगैरह है उनमें भी एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। क्रूड का देखेंगे तो बेसिकली ये लो जो 55 का है वेस्ट टेक्सास का, यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करके चल रहा है, और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो इट कैन फर्दर गो डाउन, बट अभी ये इस लेवल को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म पुल बैक्स यहाँ होते रहेंगे। यहाँ पर ब्रॉडर ट्रेंड क्रूड ऑयल का अभी भी यहाँ पे बेयरिश ही है, बिकॉज यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पॉलिसीज रहती है ओवर सप्लाई है, और बाकी जगह भी सप्लाई, मिडिल ईस्ट वगैरह से भी सप्लाई कंसर्न्स एज सच कुछ है नहीं। और अगर रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे रिजॉल्व हो गया तो रिस्क प्रीमियम और कम हो जाएगा। तो ऐसे में क्रूड ऑयल एक ऐसा बेट है यहाँ पे, जो कि जो कंपनीज वगैरह हैं
उनको जो रिफाइनर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वगैरह इनको आप देख सकते हैं, बेसिकली इनमें अभी इनका टेलविंड रहता है जब तक क्रूड नीचे रहेगा। S&P 500 का लास्ट चेक देख लेते हैं एक बार, टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है S&P 500 का चार्ट। S&P 500 में लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था कि ये एक बुलिश हैमर है और इसका कंफर्मेशन है, विच इज अगेन अ क्रूशियल ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। बट यहाँ पे अगर इस वीक का प्राइस एक्शन देखे तो एक तो वॉल्यूम कम था, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि क्रिसमस वगैरह हॉलीडे था। ये हाई इस वीक निकला ही नहीं, लास्ट वीक का हाई के ऊपर मार्केट गया ही नहीं। तो ऐसे में सिचुएशन अभी भी यही है कि जब तक इस जोन को वापस, इस हाई को वापस मार्केट नहीं निकालता है, ये साइडवेज रह सकता है इसी रेंज में, जो कि हमें हम डेली चार्ट पे में अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। अगर डेली चार्ट पे देखें तो ये एक और चैनल हम मॉनिटर कर रहे हैं S&P 500 के लिए। इस हाई के ऊपर एक क्लोजिंग मिली थी बट उसका फिर डोजी मिला एंड देन अगेन इट बैक केम बैक इनटू द चैनल एंड पॉसिबली इट इज ट्रेडिंग अबव द 50 डे मूविंग एवरेज। नाउ 50 डे EMA बेसिकली। नाउ अब यहाँ पे अप्रोच सिंपल है, यूएस मार्केट में स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी बनी हुई है, यहाँ पे कोई वीकनेस का सिग्नल नहीं है। अनलेस 50 डे EMA के नीचे ये मार्केट निकल जाए तब यहाँ पे थोड़ा एक फॉल्स ब्रेकआउट का सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है, डबल टॉप वगैरह तब सब बोला जा सकता है। जब तक 50 EMA के ऊपर मार्केट है, यानी कि इसमें स्ट्रेंथ है। लास्ट अगर फ्राइडे को देखेंगे तो यहाँ डोजी बनी है, तो अगर ये हाई निकलता है वापस तो इट कैन फ्रेशली ये एक हायर लो ही बनेगा। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी हायर लो है, ये भी हायर लो हो सकता है, अनलेस यहाँ पे मार्केट नीचे निकल जाए। सो लेट्स सी कि यूएस मार्केट का ट्रेंड क्या रहता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। बेसिकली हमेशा मैं बोलता हूँ इस वीडियो का पर्पस क्या है, इस वीडियो का पर्पस सिंपल है। अगर आप एक एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट है या आप एक्सपोज्ड है इक्विटी मार्केट से, आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।